हेलो बच्चों, कल के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। तो आज के इस लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले हम एक क्विक रिवीजन लेते हैं कि कल हमने इस इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहला आता है व्हाट इज अ डायपोल। एक डायपोल क्या है? तो यदि हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज हो और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो ये जो नया सिस्टम हमें मिलेगा, इस सिस्टम को हम कहते हैं डायपोल है। और इससे रिलेटेड अब टर्मिनोलॉजीज क्या है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो डायपोल है, इनके जो सेंटर है, इन सेंटर को जो मिलाने वाली एक लाइन होगी, इस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ डायपोल। और इस एक्सिस का जो सेंटर होता है, इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ डायपोल। इसे हम O से डिनोट करते हैं। और इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसे हमने कंसीडर किया था 12, और इस डिस्टेंस को कहते हैं हम लेंथ ऑफ डायपोल। तो ये टर्मिनोलॉजीज की। इसके अलावा एक और टर्मिनोलॉजी हमने देखी थी डायपोल में, जिसे हम कहते हैं डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है? कोई भी एक चार्ज मान लेते हैं, या तो प्लस क्यू या माइनस क्यू, कोई भी एक चार्ज और उन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इन दोनों के मल्टीप्लाई को हम कहते हैं डायपोल मोमेंट, और इसे हम P से डिनोट करते हैं। तो अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई NaCl का एक मॉलिक्यूल है। तो NaCl का जो मॉलिक्यूल है, ये किस तरह से बनता है? एक Na होता है और एक Cl होता है। Na के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम उसे लिख देते हैं कि इसके ऊपर +1 चार्ज होता है। और Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो हम इसे कहते हैं कि इसके पास -1 चार्ज होता है। तो यहां से हमें समझ में आएगा कि Na के ऊपर +1, Cl के ऊपर -1 चार्ज है, तो ये एक पॉजिटिव चार्ज के जैसा बिहेव करेगा, ये एक नेगेटिव चार्ज के जैसा बिहेव करेगा, तो ये नेचुरली एक डायपोल के जैसा बिहेव करता है। इसके अलावा हमारे पास और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे H2O। H2O में एक ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, लेकिन जब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं, तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसके ऊपर जितना भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, उतना ही इस हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये फिर से एक डायपोल बन गया। तो ये भी एक नेचुरल डायपोल हुआ। फिर इसके बाद टॉपिक आता है कि इस डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है। तो हमने देखा था कि यदि इस डायपोल के आसपास यहाँ पर कहीं भी हम एक पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करें, तो वो अलग अलग इलेक्ट्रिक फोर्स को फील करता है। तो जब हमने इस लाइन में कहीं भी देखा था फोर्स को, तो हमने उसे कहा था एक्सियल पोजीशन। और इस सेंटर के ऊपर या नीचे कहीं भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स को मेजर किया था, तो उसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। तो हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल 2 पोजीशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड किया था। अब इस डायपोल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि डायपोल का सिग्निफिकेंस क्या है। तो डायपोल का सिग्निफिकेंस समझने के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको कंसीडर कर लेते हैं हम कैपिटल E। अब यदि इस डायपोल से यदि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसका मतलब होगा कि यहाँ डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज रहा होगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज रहा होगा। अब यदि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करूंगा, तो क्या होगा?
ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में और ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ की तरफ जाना चाहेगा, सॉरी ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ की तरफ जाना चाहेगा। लेकिन मैं एक नेगेटिव चार्ज यदि इस फील्ड में प्लेस कर दूं तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में और ये पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, इसलिए ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाना चाहेगा। लेकिन यदि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अब इस कंडीशन में इस डायपोल के इस हिस्से को इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ खींच रहा है और इस वाले हिस्से को इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ खींच रहा है, तो उसके कारण होगा क्या, ये कुछ इस तरह से मूव हो जाएगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब भी हम किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट करता है और वो टॉर्क कैसा लगेगा, कुछ इस तरह से, जो कि इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल करने की कोशिश करता है। और इसीलिए हम डायपोल की स्टडी करते हैं, क्योंकि आप एक पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे या नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो वो डिस्प्लेस होगा आगे या पीछे। लेकिन जब एक डायपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो वो घूम जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट कर रहा है और यही इस डायपोल की खासियत होती है। तो हम आगे देखते हैं कि किसी भी डायपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में आखिर कितना टॉर्क एक्ट करता है। तो हम देखते हैं अब टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका डेफिनेशन क्या है, when a dipole is placed in electric field then a torque acts on dipole which tries to bring dipole parallel to electric field। तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपिटल ई, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डायपोल को प्लेस किया है, ये रहा एक डायपोल, यहाँ पर है प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर है माइनस क्यू चार्ज। तो यहाँ पर पूरे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होंगे, सॉरी, तो यहाँ पर पूरे नेगेटिव चार्ज होंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जब हम इस डायपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसके ऊपर एक अभी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा जो इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ खींचेगा, इसे हम कह देते हैं F। और वैसे ही इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर भी एक फोर्स लगेगा अट्रैक्शन, जिसे हम कह देते हैं कि ये भी है F। तो इस F के कारण इसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट करेगा, से इट इज टाउ। अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो डायपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा डिग्रीज का एंगल बनाता है और इस डायपोल की लेंथ है 2L। इस डायपोल को हम नाम दे देते हैं A B, ये रहा। तो टॉर्क जो है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो टॉर्क है हम जब भी कैलकुलेट करेंगे तो हमको टॉर्क किसी एक पॉइंट के अबाउट लेना पड़ता है। तो कंसीडर करता हूँ कि मैं इसको ए पॉइंट के अबाउट ले लेता हूँ टॉर्क को, तो हमारा रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा ए। तो टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है। तो यदि ये एक फोर्स है तो इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये लाइन ऑफ एक्शन हमारे रेफरेंस पॉइंट से कितनी दूरी पर है या इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन ऑफ फोर्स से कितना है, उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस लाइन ऑफ एक्शन पे और इसे हमने नाम दे दिया C। तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, AC। तो टाउ इज इक्वल्स टू हो जाएगा F इंटू
AC। अब हमें इस AC का वैल्यू नहीं पता है तो हमें इसे फाइंड करना पड़ेगा। अब क्योंकि हमने इस एंगल को थीटा सपोज किया है इसलिए ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, ये रहा। और अब यदि हम लें इन ट्राइंगल ACB, ACB ट्राइंगल में हमें AC फाइंड करना है और AC इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है, बेस है या हाइपोटेनियस है। तो हमें याद रखना है कि एंगल के सामने जो भी एंटिटी होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो हमें इस परपेंडिकुलर को फाइंड करना है। तो इसके लिए जो एंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक वो होती है साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर का नाम है AC और जो हाइपोटेनियस है ये है AB। इनका वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा AC और AB का वैल्यू है 2L। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा AC इज इक्वल्स टू 2L साइन थीटा। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं तो हमें आगे मिलेगा टाउ इज इक्वल्स टू F इंटू 2L साइन थीटा। अब इस F की वैल्यू भी हमें नहीं पता है तो हमने लास्ट लेक्चर में पता किया था कि F और E के बीच में कुछ रिलेशन होता है। F इज इक्वल्स टू होता है QE, जहां पर F फोर्स है और E है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वैल्यू भी हम इसमें पुट कर देते हैं। तो टाउ इज इक्वल्स टू हो जाएगा QE इंटू 2L साइन थीटा। तो टाउ इज इक्वल्स टू हो जाएगा E, इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूं 2QL E साइन थीटा। और 2QL का वैल्यू होता है 2QL इज इक्वल्स टू P, इसे हम डायपोल मोमेंट कहते हैं। तो टाउ इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा PE साइन थीटा। तो इतना टॉर्क किसी भी डायपोल पर एक्ट करता है जब उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। इसके बाद हम कंडीशंस देखेंगे कि किस कंडीशंस में आखिर कितना टॉर्क एक्ट करेगा। तो आप पहले इसे नोट कर लीजिए। अब हम इसमें कुछ कंडीशंस ऐड कर देते हैं। सबसे पहला कंडीशन, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। यदि थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो टाउ का वैल्यू हो जाएगा PE साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू होती है 0। तो टाउ इज इक्वल्स टू हो जाएगा PE इंटू 0। तो टाउ इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। फिर सेकेंड कंडीशन, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो टाउ इज इक्वल्स टू हो जाएगा PE साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो टाउ इज इक्वल्स टू हो जाएगा P इंटू E। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वर्क डन इन टर्निंग अ डायपोल। तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपिटल E, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक डायपोल रखा हुआ है, ये रहा एक डायपोल, तो जब भी हम इस डायपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे इस डायपोल के ऊपर एक टॉर्क एक्ट करेगा और ये जो टॉर्क है ये इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल करने को ट्राई करेगा। किस तरह से? इस तरह से। तो ये डायपोल ऐसा हो जाएगा। तो ये नेचुरली हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेकिन यदि हमें इस डायपोल को किसी एंगल पर रोटेट करना है तो हमें इसे एक्सटर्नल वर्क देना पड़ेगा। तो इसी को हम फाइंड करते हैं वर्क डन इन टर्निंग अ डायपोल की हेल्प से। तो अभी इनिशियली ये जो डायपोल है ये 0 डिग्रीज पर है और हम कंसीडर करते हैं कि हम इस डायपोल को किसी भी एक एंगल θ डिग्रीज पर रोटेट कर रहे हैं। तो ये रहा प्लस Q चार्ज,
ये रहा माइनस क्यू चार्ज। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहां पर जो वर्क डन है वो रोटेट करने में हो रहा है, तो वही फोर्स की जगह हम लेंगे टॉर्क, इंटू डिस्प्लेसमेंट की जगह हम लेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा टाउ इंटू थीटा। और हम यदि इस इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करें तो हम लिखेंगे dw इज इक्वल्स टू टाउ इंटू डी थीटा। इंटीग्रेशन का इसका लिमिट लगा लेते हैं। तो ये जो वर्क डन है हमें करना है 0 से लेकर, कंसिडर कर लेते हैं मैक्सिमम वर्क हुआ है w। और इसका जो एंगल है ये सबसे पहला इनिशियल एंगल था 0 डिग्री, और इसे हम कितना डिग्रीज तक रोटेट कर रहे हैं, थीटा डिग्रीज तक। तो इसका लोअर लिमिट हो जाएगा 0 एंड अपर लिमिट हो जाएगा थीटा। हमेशा आप याद रखिएगा लोअर लिमिट का मतलब होता है कि कहां से हमने स्टार्ट किया है, और अपर लिमिट का मतलब होता है कि हम कहां फिनिश कर रहे हैं। लोअर लिमिट का मतलब ये नहीं होता है कि जो सबसे छोटी क्वांटिटी है वो लोअर लिमिट है और सबसे बड़ी क्वांटिटी अपर लिमिट है। नहीं, जहां से आपने शुरू किया वो लोअर लिमिट और जहां आप फिनिश कर रहे हो वो अपर लिमिट। तो अपर लिमिट में हम कंसीडर कर लेते हैं थीटा है। अब जो टाउ है, ये टाउ क्या है, टॉर्क, और टॉर्क का हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था टाउ इज इक्वल्स टू टीई sin थीटा। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा 0 to w dw इज इक्वल्स टू 0 to थीटा PE sin थीटा d थीटा। और dw का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, w ये रहा, और लिमिट 0 to w इज इक्वल्स टू, यहां से हम बाहर ले लेते हैं PE, कांस्टेंट टर्म्स हैं ये, और 0 से लेकर थीटा तक sin थीटा d थीटा। तो इसे हम सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा w, लोअर लिमिट 0 तो w माइनस 0 इज इक्वल्स टू PE इंटू साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और लिमिट 0 से लेकर थीटा तक। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, w इज इक्वल्स टू PE, और अब इसमें हम लिमिट पुट करेंगे। तो सबसे पहले अपर लिमिट, तो फंक्शन है हमारा माइनस कॉस थीटा, तो इसकी अपर लिमिट हो गई थीटा, माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, तो इसका लोअर लिमिट हो जाएगा माइनस कॉस 0। तो w इज इक्वल्स टू PE, ये तो माइनस कॉस थीटा हो गया, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो w इज इक्वल्स टू हो जाएगा PE इंटू 1 को यहाँ लिख लेता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा, और वर्क डन की यूनिट होती है जूल, तो इसे हम जूल लिख लेते हैं। अब इसमें भी हम कंडीशंस लगा सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन, इफ थीटा इज इक्वल्स टू हो जाए 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री है तो इसमें पुट कर देते हैं, w इज इक्वल्स टू हो जाएगा PE 1 माइनस कॉस थीटा, तो थीटा की जगह हम पुट कर देते हैं 0, तो w इज इक्वल्स टू हो जाएगा PE 1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू हो गया 1, तो w इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1, w इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 0। तो यदि किसी भी डायपोल को आपको 0 डिग्री तक रोटेट करना है तो वर्क डन 0 होगा, और देखते हैं इसका क्या मतलब है। यदि ये डायपोल है 0 डिग्री पर
और इसे आप 0 डिग्री पर ही रखे रहने देना चाहते हैं, मतलब आप इसको मूव ही नहीं कर रहे हैं, ये तो इसमें कोई वर्क करना पड़ेगा क्या? कुछ भी नहीं, इसलिए एक्सटर्नल वर्क अभी 0 हो जाएगा। अब सेकंड कंडीशन हम देखते हैं, इफ थीटा इज इक्वल्स टू हो जाए 90 डिग्रीज, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा W इज इक्वल्स टू PE 1 माइनस कॉस थीटा। तो थीटा की जगह हम पुट कर देते हैं 90 की वैल्यू होती है cos 90 की 0, तो W इज इक्वल्स टू हो जाएगा PE इंटू 1 माइनस 0, तो W इज इक्वल्स टू PE। तो इस डायपोल को परपेंडिकुलर करने के लिए हमें PE वर्क करना पड़ेगा। फिर इसमें हम लगाते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या कहती है, इफ थीटा इज इक्वल्स टू हो जाए 180 डिग्रीज। 180 डिग्रीज का मतलब आप इस डायपोल को उठाकर यहां से ऐसा लाए और ऐसा कर दिया ऑपोजिट, तब हमें इसमें कितना वर्क करना पड़ेगा, देखते हैं। W इज इक्वल्स टू PE 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह हम पुट कर देते हैं 180 डिग्री, और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो W इज इक्वल्स टू PE 1 माइनस -1, तो W इज इक्वल्स टू PE, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1, तो W इज इक्वल्स टू 2PE, और ये वर्क की हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। तो इसका मतलब है कि हमें इसे 180 डिग्री रोटेट करना है, तो 2PE वर्क करना पड़ेगा। और इसे हम एक और तरह से देख सकते हैं, यदि हमें इसे 90 डिग्री रोटेट करने पर PE वर्क करना पड़ा, तो उसे डबल रोटेट करने पर डबल वर्क करना पड़ेगा, इसलिए इस W का वैल्यू होता है 2PE। अब इसी वर्क डन की हेल्प से हम आगे जाकर इसी डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करेंगे। तो आप इसे अभी नोट कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं आज का लास्ट टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल। तो इसको समझने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपिटल, और एक डायपोल है। ये जो डायपोल है, ये डायपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो इस डायपोल को इस पोजीशन से उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी एक पॉइंट तक लाने में हमें जितना भी वर्क करना पड़ेगा, ये वर्क होगा इस डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, वर्क डन टू ब्रिंग अ डायपोल फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल। तो इसका हम मैकेनिज्म समझते हैं। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, इसलिए डेफिनेटली इस साइड एक पॉजिटिव चार्ज होगा। और हमने ये पाया कि यदि हम इस डायपोल को इस तरह से उठाकर लाते हैं तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। यदि इसी डायपोल को हम यदि ऐसा उठाकर लाते हैं सीधा, तो हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो इस वर्क से डिफरेंट होगा। और यदि इसी डायपोल को हम इस तरह से उठाकर लाते हैं इस कंडीशन में, तो वर्क अलग होगा। तो यदि इस डायपोल को आप डिफरेंट कंडीशंस में उठाकर आते हैं, तो इसके लिए जो वर्क होगा वो भी डिफरेंट होगा। तो अब हमें एक ऐसी कंडीशन की जरूरत पड़ी कि आखिर इस डायपोल को हम किस कंडीशन में लेके आए जिसके लिए वर्क डन मिनिमम हो जाए। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। यदि मैं केवल एक पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से यहाँ किसी पॉइंट पर लेकर आऊं, तो हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा। तो कंसीडर कर लेते हैं कि हमने इसको यहाँ तक लाने में वर्क किया है +15 जूल। लेकिन यदि यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रखा होता, तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करता, तो इसको हमें यहाँ तक लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता, बल्कि जब ये यहाँ से यहाँ आता तो हमें एक वर्क देता। तो हम इसको ले लेते हैं -15 जूल। तो हम यदि केवल एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लेकर आ रहे हैं,
तो प्लस 15 जूल वर्क करना पड़ा। लेकिन यदि केवल माइनस चार्ज को हम लेकर आ रहे हैं तो हमें माइनस 15 जूल वर्क करना पड़ेगा। लेकिन हम यदि किसी डायपोल को लेकर आए तो ओवरऑल फिर हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, प्लस 15 माइनस 15 मतलब 0 जूल। तो यदि हम किसी एक डायपोल को इस 90 डिग्री के एंगल पर लाएं इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो हमें उसके लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी इनिशियल कंडीशन जो डायपोल की होगी जिसमें हम लाना चाह रहे हैं वो ये रही होगी। और अब आप इसके रिस्पेक्ट में डायपोल को जिस किसी भी एंगल से लाओगे उस एंगल के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। तो हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी, π/2। हमें 90 डिग्री पर यदि डायपोल को लेकर आएंगे तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, और उसके बाद यदि हम किसी भी एंगल पर ले जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो उस वर्क को हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब जो वर्क डन होगा वही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। लेकिन हम यदि किसी एंगल पर डायपोल को लेकर आ रहे हैं तो उस समय पर हम फॉर्मूला लेंगे dW इज इक्वल्स टू, फोर्स की जगह हम लेंगे टॉर्क और डिस्टेंस की जगह हम लेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया। और अब इनकी लिमिट, तो वर्क मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम जो वर्क है हम उसे अज्यूम कर लेते हैं कि वो W है। लेकिन ये जो थीटा है, थीटा को हम कहां से अज्यूम कर रहे हैं कि आप π/2 से इसको लेकर चलेंगे और थीटा डिग्री तक लेकर आएंगे, तो इसकी लिमिट हो जाएगी π/2 से थीटा। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, टाउ इज इक्वल्स टू होता है PE sin थीटा। तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन dW का इंटीग्रेशन हो जाएगा W, लिमिट 0 to W इज इक्वल्स टू, यहाँ वैल्यू हम पुट कर देते हैं π/2 से थीटा, टाउ की वैल्यू PE sin थीटा d थीटा। तो इसमें हम सबसे पहले अपर लिमिट वैल्यू पुट कर देंगे, वो हो जाएगी W, और फिर लोअर लिमिट 0 इज इक्वल्स टू। अब यहाँ से हम इन दोनों टर्म्स को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा PE π/2 से 0 sin थीटा d थीटा। तो W इज इक्वल्स टू हो जाएगा PE और sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा, और लिमिट π/2 से 0 डिग्रीज। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, W इज इक्वल्स टू PE, सबसे पहले माइनस cos थीटा, तो उसमें अपर लिमिट जो कि है थीटा डिग्रीज, तो ये हो जाएगा माइनस cos थीटा, माइनस लोअर लिमिट कितना है π/2, ये हो जाएगा माइनस cos π/2। तो W इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा PE माइनस cos थीटा माइनस माइनस प्लस cos π/2, और cos π/2 की वैल्यू होती है 0। तो W इज इक्वल्स टू हो जाएगा PE माइनस cos थीटा प्लस 0। तो W इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा माइनस PE cos थीटा, और ये जो W है यही W है पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें मिल जाएगी माइनस PE cos थीटा, और इसकी यूनिट जूल। अब इसमें भी हमें कंडीशंस पुट करना है, तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन पुट करते हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्रीज। यदि हम इस डायपोल को 0 डिग्री पर, मतलब इस तरह से यदि लेकर आते हैं इस डायपोल को, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, तो U इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस PE cos 0। cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो U का वैल्यू हमें मिल जाएगा माइनस PE।
तो इतना वर्क हमें करना पड़ेगा। फिर सेकंड कंडीशन, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हम यदि उसे 90 डिग्री पर लेकर आते हैं तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, u इज इक्वल्स टू माइनस पी कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, तो u इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस पी इंटू 0, तो u इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो ये सेकंड कंडीशन हो गई। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि यदि हम किसी भी डायपोल को परपेंडिकुलर लेकर आएंगे इस तरह से, तो उसके लिए हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। फिर थर्ड कंडीशन, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, यदि थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो तो उसके लिए u का वैल्यू हो जाएगा पी माइनस पी कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो u इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस पी इंटू -1, तो u इज इक्वल्स टू प्लस पी, तो ये हमें मिल जाएगा प्लस पी। मतलब आपको सबसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा उसे 180 डिग्री तक लाने में।